प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, उनके जो केसेस हैं उनमें 10 दिन के लिए वो इल्तवा का शिकार हो गए हैं, यानी केसेस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की गई है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूं लिया है कि इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर राब्ता काटने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जैसे कि पहले हुआ था। पहले भी ऐसा हो चुका है कि केसेस की जो समाअत है वो ज़्यादा दिन के लिए मुलतवी की गई, तो इमरान खान साहब को फिर अंधेरे में रखा गया और उन पर वो चीज़ें हुआ और फिर पार्टी के लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। आज पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि फिर एक ऐसा ही मंसूबा बनाया गया है और यही कुछ दोबारा होने जा रहा है। लेकिन पीटीआई को ऐसा क्यों लगता है? एक तो ये इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो लोग जिनको 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिन्होंने वोट करने के लिए या जिन पर यह शक था पीटीआई को कि ये खरीदे जा चुके हैं, ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, उसके हवाले से एक्शन क्या लिया जा रहा है? क्योंकि खबरें यह हैं कि अब इमरान खान साहब ने पीटीआई को, अपनी पार्टी को हिदायत की है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको पार्टी से निकाला जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? और इसके अलावा पीटीआई के आपसी जो इख्तलाफात और झगड़ों की खबरें हैं, उससे एक तासुर यह है कि पीटीआई काफ़ी डैमेज हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, फवाद चौधरी ने इतना कुछ कह दिया है कि मुझे यहीं से शुरू करना पड़ रहा है, बाकी मौज़ूआत पर मैं बाद में आता हूँ। क्या रद्द अमल है आपका? आपका नाम लेकर तनकीद की जा रही है। पहले तो पॉलिटिकल कमेटी के बारे में कहा गया कि फंडिंग खोर पॉलिटिकल कमेटी, 2% की पॉलिटिकल कमेटी, फिर फंडिंग का हिसाब देना होगा, फिर आपका नाम लेकर कहा कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपने भेज दी है। क्या रद्द अमल है आपका इस पे? तो पहली बात तो ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, जो मौजूदा जिम्मेदारान है, कायद तो हमारे इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब के अलावा तो कोई कायद नहीं है और ना कोई क़यादत है, तो जो जिम्मेदारान हैं बाहर, जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, भागे नहीं, ट्वीट्स नहीं की, पार्टी को नहीं छोड़ा, वादातों के बाहर गिरते पड़ते अपना मजाक नहीं बनवाया, खान साहब के हुक्म के साथ खड़े रहे, उसको फॉलो करते रहे, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए और उस पर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाए। अब मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल कमेटी क्या है। इट इज वन ऑफ आवर हाईएस्ट फोरम और एक एक आदमी जो पॉलिटिकल कमेटी में है, जिसकी तादाद 24 से 25 है, वो इमरान खान साहब के हैंड पिक्ड है। अभी 2-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने 2 और लोगों का नाम जो है इसमें इंक्लूड करवाया है। एक एक आदमी, कोई आदमी इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता और तमाम मेजर डिसीजन जो है वो खान साहब जो करते हैं वो यहाँ ला के उससे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर कोर कमेटी में चीजें ले जाई जाती हैं, फिर वहां से वो करवाया जाता है। तो इस वक्त एक कैंपेन चलाई जा रही है मुनज़्ज़म तरीके से और ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो डॉजी किस्म के कैरेक्टर्स हैं जिनको वापस एक्सेस दी जाती है जेल में, उन्हें मिलवाना की वो किया जाता है। हालांकि हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें पिछले 4 माह से जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी है। हमारे लोग हर जुमेरात को वहां जाते हैं, हमारे मिनिस्टर जाते हैं, केपी के हमारे एमएनए जाते हैं, पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के हमारे लोग आते हैं, वो खड़े रहते हैं, खड़े शाम को ले चले जाते हैं, लिस्टें दी होती हैं, मुलाकात नहीं होती। बट जो है वो कुछ लोग जो है वो लॉन्च किए गए हैं। लेकिन सर इनका तो ये तो फवाद चौधरी साहब तो अपने केसेस के सिलसिले में नहीं जाते हैं। इनका जब केसेस होते हैं तो उस समाअत के दौरान इनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से। को एक्यूज्ड है लोग, बहुत से हैं, शेख रशीद भी है, वो सदाकत अब्बासी भी है, वो सारे जाते हैं और वहां पे फिर वो अपने अपने मामलात करते हैं। अब ये लोग भाई साहब ढूंढ रहे हैं अटेंशन, ये लफ्ज़ियात जो है वो कहें और फिर पार्टी उनको जवाब दे और फिर मैंने जवाब दिया, फिर तुमने जवाब दिया और वो बात आगे चले जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है। हमारी जंग बहुत बड़ी है। हम अपने आप को किसी यूजलेस किस्म की बहस का हिस्सा बना के हम वो सारी जो जदोजहद है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इन लोगों का मकसद यही है। मैं ये समझता हूं कि मैं क्या हूं सारी दुनिया जानती है, सलमान अकरम राजा क्या है सारी दुनिया जानती है,
हमें किसी को सफाई शफाई देने की जरूरत कोई नहीं है। सही है, लेकिन शेख साहब मेरी पाकिस्तान में सुने मेरी पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हल्के के बाद दूसरी तीसरी बड़ी लीड है पाकिस्तान में। लाखों लोगों ने मुझे खान साहब के नाम पे वोट दिया है, खान साहब ने मुझे टिकट अता फरमाई थी और मैं अपने हल्के में भी नहीं जा सका। लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, मेरी तबीयत से भी लोग वाकिफ हैं। मेरे पे जब तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है और मैं तर्जुमान हूं, ये मेरी बात नोट कीजिएगा जी, मैं अपनी किसी जाति गुस्से या जाति वेंडेटा के ऊपर आके अपनी पार्टी के एजेंडे को किसी भी हवाले से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। बाकी किसी को मेरी जान से कोई मामला हुआ ना, जिस दिन मैंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी उस दिन सबको अपना अपना पानी पता लग चल जाएगा और सबको, तो उसमें हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सही है, जैसा कि आपने वन लाइन जी, इनका नाम लेके टाइम जाया करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं आपका मौक़िफ़ ये मान ही लूं, आपने जैसे कहा कि हमें इन छोटे छोटे इश्यूज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन डाइवर्ट करने की जरूरत की बात है, फिर पॉलिटिकल कमेटी ने क्यों ये जरूरी समझा कि एक वाकया जो वकूअ पजीर हुआ था डयाला के बाद उस पर पूरा अपना एक मुज़म्मती बयान पूरे सफ़े का जारी करे, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के पास ये मामला पहुंच चुका था और उन्होंने इसको या तो नजरअंदाज कर दिया या इस पर जो कहना था कह दिया। मैं आपको बता देता हूं, मैं एक अकेला मेंबर नहीं हूं और ना पॉलिटिकल कमेटी को कोई चेयर करता है कि कोई एक चेयरमैन है और सारी, मैं एक अकेला मेंबर नहीं हूं। वहां मैंने कहा कि 24-25 लोग हैं और पहले रऊफ साहब के साथ इस किस्म का बिहेवियर इसी इंडिविजुअल की तरफ से हुआ, उसके बाद शिब्बी साहब को भी इसी तरह का टारगेट किया गया, उसके बाद ये आपका राजा साहब के साथ भी यही कुछ किया गया, फिर फिजिकली पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर को थप्पड़ लगा। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर, पॉलिटिकल कमेटी में ऐसे बहुत से लोग जो इस इंडिविजुअल के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कंडेम करके कहा कि एक्शन होना चाहिए, मजम्मत करनी है। देखे ना, हम कोई मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है, उन्हें चांडा मारी तो बंदे भेजो तो खले मरवा छो, ये तो नहीं हो सकता सी। एक पढ़े लिखी बात यही थी कि पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर के साथ ये कुछ हुआ है और सारी कमेटी ने यूनानिमसली, इनके अपने पुराने करीबी दोस्तों ने भी, सब ने कहा कि ये होना चाहिए, तो हो गया। बड़ी लिखी बात है, मुजम्मत भी ना करे एक बुजुर्ग आदमी को, जो बूढ़ा आदमी है, जो खान के साथ खड़ा रहा आज तक, उसको थप्पड़ मार दिया वहां पे किसी आदमी ने जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा की ख्याल है भाई हुण पीटीआई की मुजम्मत भी ना करे यार, सही है। लेकिन चलें वो तो बुजुर्ग आदमी भी है और बेचारे दूल्हे पतले से भी हैं, वो तो मतलब उन तो ये तो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। खैर कोई तगड़ा बंदा भी होता उसको भी नहीं मारना चाहिए था, ये तो प्रिंसिपल बात। लेकिन क्या आपके ख्याल में शेख साहब नहीं, तगड़ा बंदा देखो ना, गल सुनो ना, बादशाह वाली गल, तगड़ा बंदा होता तो तफन वो तफा पैंदी है ना। सही है सर, आखिरी सवाल इस ज़मीन में करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फवाद चौधरी साहब का नुक्ता नजर ये है कि भाई अगर मैंने पार्टी, सर एक सवाल ले लेना सर, आपने उन पर चूंकि बहुत सारी बातें की हैं ना, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट में सवाल करना जरूरी समझता हूं। मैंने उनका मौक़िफ़ लिया है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर मैंने पार्टी कोई और ज्वाइन कर ली थी और पीटीआई छोड़ दी थी तो फिर तो मैं वजीर हो सकता था। आज इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के जैसे लोग दीगर वजीर बने, फिर मैंने 6 महीने की जेल क्यों काटी है, जेल में तशद्दुद क्यों बर्दाश्त किया है। वो कहते हैं वो सर्कमस्टांसेस थे, वो जो आप बुनियादी तौर पर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये भगोड़े हैं, छोड़ के भाग गए हैं पार्टी को, उसके जवाब में तो वो कहते हैं कि भाई मैं कहां भागा हूं, मैं तो अगर वरना तो मैं वजीर होता आज। अच्छा, वो जितने खान साहब को छोड़ के भागे थे सारे वजीर बन गए भाई, इस काट के लोग तो बन ही गए ना। अली जैदी वजीर बन गया जी, असद कैसर वो सब असद उमर वजीर बन गए, कितने जितनी मैंने ये दसो मेहरबानी करो, जहांगीर तरीन दे नाल की होया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿतने ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਵੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, कितने परसेंट बनने वजीर बीच में से, वो छड़ दो तुसी। इस तरह नहीं होता, ये हमें कहानियां होती है सुनाने के लिए, छोड़ दें आप। जिसने इमरान खान को छोड़ा, किसी और पार्टी को ज्वाइन किया और उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनके साथ भी अपने मामला ठीक ना रख सके, अगर किसी ने खले पौले या जेल हुई है तो वो अपनी आदत तो वजती हुई होगी। खान साहब होते कोई एहसान नहीं है। हाँ, पीटीआई में रहते हुए अगर आपको जेल होती, पीटीआई में रहते हुए अगर आपकी मार कुटाई होती, पीटीआई में रहते हुए आपको कोई इलेक्शन लड़ना देता तो आपके मुलाकात का दिन है, वुकला मिलते हैं मंगल के रोज, तो कल मुलाकात तो होगी मेरा ख्याल है, वुकला जाएंगे मुलाकात करने के लिए।
सर होनी तो चाहिए, इन प्रिंसिपल तो होनी चाहिए। चले जज वो जो भी बहाना करे, जैसे भी करे, वो कह सकता है कि मैंने जनाब अगली डेट दे दी, मैं अवेलेबल नहीं, फलां नहीं, ठीक नहीं, 100 बहाने होंगे ने। मगर जेल के अंदर मुलाकात जो है उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है तोशा खाना के किसी केस की तारीख के साथ। तो विल सी बाय टुमारो की वो क्या करते हैं मुखला के हवाले से, तो फिर उसके बाद देखते हैं। सही है। शेख साहब, इक्का दुक्का खबरें टीवी पर भी फ्लैश कर रही हैं एक दो दिन से, और अखबार में भी, कि खान साहब ने हिदायत की है कि जो 26वीं तरमीम में पार्टी को दगा देने वाले लोग थे, जिनको शो कॉज नोटिस भी आपने जारी कर रखे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। ऐसी वाज़ेह हिदायत क्या इमरान खान की तरफ से पार्टी के लिए आई हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो इन राइटिंग कोई चीज मुझे कन्वे नहीं हुई। हमारा एक SOP है, खान साहब जो चीज करते हैं या कह देते हैं तो हमारे जो है वो वकला में से कोई दोस्त जो है जिसकी भी जिम्मेदारी, काफी वकला होते हैं, किसी एक के हवाले हो जाता है तो वो हमें बता देता है आके कि भाई ये मामला है। वो फिर रिटन लिखा जाता है और फिर कंसर्न लोगों को भेज दिया जाता है। ये जो शो कॉज थे ये शमीम नकवी साहब ने इशू किए थे, मैंने पब्लिश किए थे बैसियत मतलब जिम्मेदारी के तौर पर। तो मुझे अभी तक ऐसी कोई रिटन डायरेक्शन आई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हमने आज से चंद दिन पहले, अभी फ्यू डेज अगो, हमने एक कमेटी बनाई है 3 लोगों की, क्योंकि शो कॉज के जो जवाबात हैं वो उस हवाले से वो कितने इत्मीनान बख्श है, वो कमेटी 1 by 1 उन लोगों को बुलाने का इरादा रखती है। वो कमेटी की प्रोसीडिंग के बाद जो मुतमईन कर सका वो रह जाएगा, और जो नहीं कर सका वो निकल जाएगा। और इस दौरान अगर खान साहब की कोई क्लियर डायरेक्शन आ जाती है तो वो भी निकल जाएगा। इमरान खान साहब की पार्टी है, वो जिसका हुक्म करेंगे वही रहेगा, जिसका नहीं करेंगे वो चला जाएगा। लेकिन इतना इसमें डिले क्यों है शाह साहब? क्योंकि डॉक्टर जरका ये कहती हैं कि जी मैं रोज शिबली फराज से रब्ता करती हूँ, शिबली फराज साहब जो हैं वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और मेरी रेपुटेशन एट स्टेक है, मुझे बड़ा डैमेज हो रहा है। मुझे मेरी देखिए, डैमेज तो असद भाई बात सुने, डैमेज उस लिए नहीं सी होया जिसले पार्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ढूंढ रही सी जगह जगह 26वीं तरमीम के पास होने वाले दिन, और तुसी लोग गायब हो गए। सो उस दिन डैमेज नहीं सी होया जब टीवी के ऊपर बार-बार तुम लोगों की तस्वीरें चल रही थी, और टीवी पे क्या पार्टी का एक आदमी शिबली फराज समय तुम लोगों को फोन कर रहा था, और कभी आप लोग कह रहे हैं हम इस जगह पे हैं, कभी उस जगह पे, हर जगह पे थे, मगर पार्टी के साथ राब्ते में आने से आप लोग कासिर थे। ज्यादा इंसल्ट की बात वो थी। कहानियां करने का किसी को फायदा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शिबली फराज साहब इज नॉट द राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट आफ्टर द शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड, क्योंकि कमेटी बन गई है। आप कमेटी वालों से बात करें, शिबली भाई का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो सेनेट में चूंकि वो उनके लीडर है ना, इस हवाले से उन्होंने वो कहती हैं कि मैं उनसे कर रही हूँ रब्ता। लेकिन चलिए, आपके ख्याल में अगर वो गिल्टी भी हैं या कमेटी अगर उनको कल को गिल्टी करार देती भी है, ये भी तो एक पूरी पॉसिबिलिटी है ना कि उनको उनके ऊपर इल्जामात हैं उससे डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो फिर ये तो जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुंच जाना चाहिए ना सर। सर बहुत से आप देखें ना, मैंने आपको कहा ना, बहुत बड़े बड़े इशू सामने आ जाते हैं। जिवें हुण तुसीं एक बड़े छोटे जिहा इशू ते काफी सारा टाइम जाया कर छड़िया जी, जिन्हों असीं इतना इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि उस गल का जवाब भी दईए, तुसीं उहदे ते दा प्रोग्राम कर छड़िया जी। बहुत सारे इशूज हैं जिन पे प्रायोरिटी वाइज पार्टी चलती है। खान साहब के केसेस हैं, बहुत लंबे चौड़े केसेस हैं। एहतजाजों की कॉल्स कितनी होंगी बीच में, आपको पता है 2 कॉल्स आई है मेगा मोबिलाइजेशन उसके दौरान हुई है, अगर आपको याद हो तो फिर फ्लैश प्रोटेस्ट होते रहते हैं, फिर और बहुत से एजेंडा है। तो ये प्रायोरिटी वाइज जो है ये उसमें कोई बिल्कुल टॉप पे नहीं था, मगर अब चीजें अगर सेटल आउट होती है, कमेटी बन गई है, कमेटी जिस दिन मुनासिब समझेगी इनको बुला लेगी। अब तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी वाली बात ही कोई नहीं है, अब तो कमेटी बन गई है। दिल की क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि ज़ैन कुरैशी को कोई उनके लिए कोई नर्म गोशा मौजूद है पार्टी के अंदर पहले ही, मतलब स्क्रूटनी से पहले ही? देखिए जी, मैं तो ये बात नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह हमारे बाकी भाई जो है वो पेश होंगे और उस कमेटी के सामने ज़ैन कुरैशी साहब भी पेश हो जाएंगे, उनका जवाब भी आया है, बाकियों का जवाब भी आया है, वो खुद ही फैसला कर लेंगे। किसी के गोशे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैन कुरैशी के साथ किसी का नरम गोशा हो या सख्त, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे या इमरान खान साहब की जात ने करना है या उस कमेटी ने करना है, तो फिर बाकी पार्टी तो मैटर ही नहीं करती। सही है। शाह साहब ये बताएं कि IGKP के जो हैं उनके मामले पर मैंने आपसे एक पिछले प्रोग्राम में सवाल किया था, आपने कहा था कि जी हमने 3 नाम दिए थे और तीसरा नाम उन्होंने लगा दिया और हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने उस पर बहुत एतराज उठाया और कहा कि जी ये हमारी मर्जी से नहीं लगाया गया। आपके और खान साहब के मौक़िफ़ में ये फर्क कैसे आ गया? देखिए जी, खान साहब वॉज नॉट इन्फॉर्म प्रॉपरली। खान साहब को सारी चीजें बताई नहीं गई थी। मैंने आपको पहले कहा ना, असल जड़े है कि जड़ा इन्हें मैनेज कर लिया है कि ये सियासी जो कंसर्न लोग हैं, चाहे पंजाब के हों, चाहे बलूचिस्तान, सिंध या KP को, उनको मिलने नहीं दे रहे। हमारे लोग हर सूबे से जाके खड़े हो जाते हैं, बेचारे पैर खड़े रहते, नहीं मिलने देते। तो वो फिर हर तरह की इंफॉर्मेशन फीड होती है। खान साहब जेल में है, जो आदमी उन्हें वो तो
उन्होंने जो उनको इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन दिया बिल्कुल जस्टिफाइड था। ऑब्वियसली किसी आदमी को भी ऐसी बातें दी जाएंगी तो वो यही बात करेगा। खान साहब ने अपने कंसर्न बिल्कुल शो किए थे, मगर उसके बाद सीएम केपी जो है वो मिले हैं और मेरी इतला के मुताबिक उसमें उन्होंने खान साहब को बताया है कि क्या मामलात हैं, किस तरीके से हुआ, और इस आईजी की जात के हवाले से भी उन्होंने चीजें बताई हैं कि किस तरीके से उनको सीसीपीओ लगाया वहां पे लाहौर में खान साहब के वक्त में, फिर सरगोदा में, और फिर 9 मई से लेके आज तक जो है वो जिस तरह पंजाब में बहुत से अफसरान ने हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और बहुत ज्यादती की है। सो इस किस्म की चीजें सारी डिस्कस हुई हैं। आफ्टर दैट तो देख लेंगे खान साहब की तो उस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि जो जिसके सूबे का कंसर्न था और जो रेलेवेंट आदमी था वो जब खान साहब को मिला है तो खान साहब मुतमईन हो गए। टू माय नॉलेज आई गेस दिस इज व्हाट हैपेंड। अगर खान साहब मुतमईन नहीं होंगे तो खान साहब हमारे कायद है, भाई जी अपने घर टुर जाएगा वापस से, किड़ी गल है। सही है। शेख साहब, खान साहब ने कुछ खुतूत लिखे और उसके जवाब में आर्मी चीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। उन्होंने कहा कि ये मेरा ताल्लुक ही नहीं है इससे कि मैं ख़त को पढ़ूँ, मुझे आएगा भी तो नहीं पढ़ूंगा और आगे वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। यानी वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। एक तो ये बताइए कि क्या दोबारा और ख़त लिखे जाएंगे, और दूसरा ये कि ये वाज़ेह इशारा है कि भाई आपको अगर बातचीत करनी है तो सियासी जमातों से करनी है। कोई इसका इम्कान है मुज़ाकरात ख़त्म हो जाने के बाद कि दोबारा बातचीत हो? वो कहते हैं सियासी जमातों से बातचीत की आपने हवाला किया। बिन देयर एंड डन दैट। वी मेड अ नेगोशिएशंस कमेटी, हमने एक फोरम बनाया, हमने पहल की, पहली दूसरी तीसरी नशस्त। उसका आप नतीजा देख लें। खान के साथ मुलाकात भी फैसिलिटेट नहीं हो सकी। ये लोग जो है वो इस दौरान हमारे बंदों के घरों पे पुलिस हमले भी करती रही। पंजाब में जुडिशल कमीशन अनाउंस नहीं हो सका। तो और बताएं, अब खान अपने लिए तो डील नहीं करना चाहता, जात के लिए तो डील नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता होता तो वो पहले कर लेते। जो 2-3 दफा खान साहब की अपने अल्फाज में डील ऑफर हुई। तो जब खान साहब अपनी जात के लिए नहीं करना चाहते, इस कौम के लिए काम करना चाहते हैं ताकि इदारों और इनके दरमियान वो जो खलिश और नफरत पैदा हो चुकी है, बढ़ रही है, वो ना हो। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी को जो है वो नहीं होना चाहिए। जहां तक खतूत का ताल्लुक है, देखें ओपन लेटर का मतलब होता है कि आपने जिसको एड्रेस किया है उन तक वो कंटेंट पहुंच जाए, और वो पहुंच जाता होता है। ठीक है सर, उसमें कोई जवाब मुतवक्को या उसकी तवक्को नहीं हो रही होती कि जी सानू को चिट्ठी वापस आनी चाहिए। जब ओपन लेटर पे हो गया ठीक है, वो अपनी कंसर्न उसमें शो कर देते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एट्रोसिटीज जो हमारे लोगों के साथ हो रही है जिसकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं, उसकी बात की और पॉलिसी शिफ्ट के हवाले से जोर दिया कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इफ ही राइट्स टू द सिटिंग आर्मी चीफ, उसमें कौन सी वो बात है? सही है, कोई बुरी बात नहीं। सर आखिरी सवाल यह है कि आपके जो एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनकी जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मेरी इतला ये है कि शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, शायद उनकी एंजियोग्राफी भी होनी है और शायद उनको हॉस्पिटल में भी दाखिल करना पड़े। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी कर दी है कि भाई मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे या उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्टी का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ है या पार्टी इस हवाले से क्या डिमांड पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है जी। पार्टी ने बड़ा बार एहतजाज सेनेट में करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए और ये कोई आसान नहीं था, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गए। इसके लिए पार्टी ने पूरा एहतजाज किया है। मेरा उनके बेटे के साथ राब्ता है, चौधरी साहब की सेहत के बारे में पता चलता रहता है। उनको हम उनसे दुआएं लेते रहते हैं और अपने सलाम भेजते रहते हैं। बात यह है कि शर्म की बात है, अब चेयरमैन सेनेट का सिर्फ ये कह देना कि जब तक उस प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं होगा मैं चेयर नहीं करूंगा इजलास। भाई तुम चेयर नहीं करोगे, ओके, वर्क्स भी इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हो, चेयरमैन सेनेट हो भी सही और सारा कुछ, यू विल नॉट गो टू ऑफिस एंड यू विल नॉट चेयर द सेशन। हाउ डज इट हेल्प चौधरी एजाज साहब जो है, उससे हमें क्या हेल्प होती है? भाई यू असर्ट योरसेल्फ, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑर्डर था, यू वर ह्यूमिलिएटेड, आपकी बेइज्जती हुई है, आपका ऑफिस जो है उसको नीचा दिखाया गया है, ये अब क्या कर रहे हैं? तो ये एक बुजुर्ग आदमी के साथ ये ज्यादती है, एक कानूनी इस्तेहकाक है उनका जो उनको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। रजा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। पिछले कुछ दिन से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों पर काफ़ी शोर मचा हुआ था कि ये इजाफा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, पीछे का इस पर क्या मौक़िफ़ है। अब एक और कहानी सुन लीजिए, और ये तनख्वाहों में इजाफा है नेपरा हुकाम का। और ये इजाफा नेपरा हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में कई लाख का इजाफा खुद कर दिया है, काबीना की मंजूरी के बगैर किया है। खबर क्या है? खबर एक रिपोर्ट ये बताती है कि नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में 3 से 4 गुना इजाफा कर लिया है। तमाम रेगुलेटरी इदारों के सबरा और मेंबरान आमतौर पर MP1 स्केल के तहत 8 से 10 लाख रुपए की तनख्वाह या मरात लेते हैं। नेपरा हुकाम की जानिब से किए जाने वाले हालिया इजाफे के बाद चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहें बशमूल मरात और अलाउंसेस बढ़कर 29.5 लाख से 32.5 लाख रुपए हो चुकी हैं। नेपरा हुकाम ने जजों को मिलने वाले जुडिशियल अलाउंसेस के तर्ज पर अपने लिए 6,31,000 से लेकर 7 लाख रुपए का माहाना रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर करा लिया है। नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने 5,87,000 से 6.5 लाख रुपए का एडहॉक रिलीफ बराए साल 2024 भी हासिल किया है। नेपरा चेयरमैन और मेंबरान एडहॉक रिलीफ बराए साल 2023, जिसकी मालियत 5,44,000 ता 6 लाख बनती है, के लिए अब अहल हो गए हैं। तो ये एक ज़बरदस्त इजाफा है जी, बड़ा इजाफा है और आज खुद किया गया इजाफा है। और तनख्वाहें पहुंच गई हैं 30 से 32 लाख के करीब। अब इस पे एहतशाम साहब पहले आप अपनी राय का इजहार करें। क्या एक तो इसमें कोई कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, और ये जो काबीना की मंजूरी के बगैर आज खुद इजाफा है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए असद, ये तो टोटल बेरहमी कहेंगे, टोटल मिसमैनेजमेंट कहेंगे, और गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी आपने देखा थोड़ा सा पहले 6 बिलियन रुपीस की 1010 गाड़ियां भगवाने की बात की थी। FBR ने उन्होंने कहा था जी ये तो अब काबीना से मंजूरी लेनी पड़ेगी, बाद में तलात आई के जी अंदर से उन्होंने पहले इजाजत ले ली थी। देखिए ना, अब ये कोई तरीका है, पंजाब असेंबली में तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उससे पहले वो अपने जजेस की तनख्वाहें बढ़ेंगी, उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे मरकजी कौमी असेंबली में तनख्वाहें बढ़ाई गई। अब मेरा ख्याल है इनको ख्याल आया नेपरा को कि हम की पीछे क्यों रह जाए। देखिए सवाल तो इस वक्त ये है कि ये सारी चीजें असद उस वक्त अच्छी लगती है कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो, आप बहुत अच्छे, आपने जिसको कहते हैं पहले 7 माह में 400 रुपए का रेवेन्यू का जिसको कहते हैं शॉर्टफॉल है, और अगले कहा जा रहा है कि जी 5 माह में हम ये पूरा 13 ट्रिलियन रुपीस का जो हमारा हदफ है हम नहीं पूरा कर पाएंगे रेवेन्यू का। इस सारी सूरत हाल में मुझे बताएं कि फिर क्या प्रोवोकेशन क्या हो सकती है तनख्वाहें बढ़ाने की। या तो आपने अहदाफ से ज्यादा रेवेन्यू कमा लिया होना, या फॉर दैट मैटर आप नेपरा को ले लें। नेपरा मुझे बताएं क्या करती है, कौन सी कमाई करती है, रेगुलेटर का काम करती है। भाई होना तो चाहिए बुनियादी तौर पर कि जी ये देखें कि ये एक तरीकाकार होता है, हुकूमत को बताया जाए, हुकूमत के पास केस लेके जाया जाए बगैर मंजूरी के। इसका मतलब है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई रेट नहीं है गवर्नमेंट की जिसका सारा दिन हम कहते रहते हैं गवर्नमेंट के रेट है, रियासत के रेट है, अपनी मर्जी तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, सवाल ये पैदा हो। झगड़ा साहब आपके लिए हैरानकुन है ये खबर, या अभी पार्लियामेंट ने तनख्वाहें मंजूर कर ली, चले वो तो एक तरीकेकार के तहत हुई, उस पर प्रिंसिपल एक एतराज यह था कि जी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, ये क्या है? क्या आपको क्या मसला है जब पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह 4 गुना 5 गुना बढ़ा सकती है तो नेपरा की इन हालात में, तो फिर उनसे क्यों गिला कर रहे हैं? एग्जाम्पल तो मौजूद है। नहीं तो फिर PTI के लोगों ने भी तो लिख के दिया था ना कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, मतलब PTI के लोग भी तो शामिल थे ना तनख्वाहें बढ़ाने में पार्लियामेंट में। मुझे नहीं पता जिसने भी कहा है, एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए था। या फिर आपने दूसरी बात कही कि जी कानून फॉलो हुआ नहीं हुआ, नहीं तो वो भी देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई, पीका एक्ट कैसे पास हुआ, जो कवानीन जो है वो आइन के खिलाफ है, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो कैसे चेंज हुआ, इलेक्शन रिजल्ट और सारा इलेक्शन प्रोसेस कैसे इलेक्शन एक्ट के ताबे क्या हुआ है। नहीं तो नेपरा के 3-4 मेंबरान से क्या गिला है? ये पाकिस्तान का कानून सिर्फ इनके लिए है? वो जो DC 144 लगाता है बगैर किसी वजह के, या जिस पे मर्जी जिसको रोका, जिसका घर पुलिस अंदर गए बगैर वारंट के, नहीं तो ये सिर्फ इन 3 लोगों ने। तो ये तो फिर हर क्राइम का जवाब मिल जाएगा ना, या हर गलत काम का, कि भाई इतना कुछ गलत हो रहा है तो फिर मैंने अगर ये कर लिया तो क्या हो गया? नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं कोई डिफेंड तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको यही कह रहा हूं जब मुल्क में ये हाल होगा तो फिर वैसे किसी से गिला करना जो है वो
मुश्किल बनता है ना। लेकिन ये बात सच है कि वाकई जब आप ये करेंगे तो मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं होगा। मुझे आज किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हुकूमत जितनी कोशिश कर रही है कि वो ये प्रोजेक्ट करे कि देखें हम बड़े मजबूत हैं, ठीक है, उनकी बातों से जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर, रियलिटी ये है, असलियत ये है कि अंदर से द एंटायर सिस्टम इज रॉटन और उन्हें पता है कि कहीं एक चिंगारी लगनी है और ये सारा हाउस ऑफ कार्ड्स गिरना है। यू नो दैट एंड आई नो दैट। अच्छा रजा हारून साहब, ये क्या वाकई गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया अपने इदारों पे? अब ये स्टोरी जो है ये तो उसको बहुत हैरानी के साथ देखा जा रहा है कि अपनी मर्जी से एक इदारे ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और झगड़ा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कुछ गैर कानूनी तौर पर हो रहा है तो फिर सबको इसका जवाब मिल जाता है। अगर ऐसा होगा तो फिर सब करेंगे। झगड़ा साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं, कानून को, लेजिस्लेशन को, मिनिस्टर रहे हैं, तो कोडल फॉर्मेलिटीज को, प्रोटोकॉल्स को, बाय द बुक एक्शंस को अच्छी तरह समझते हैं। अब मुझे नहीं पता, आपने सडनली ये खबर कही है, अगर प्रोग्राम से पहले अगर आप ये खबरें भेज दिया करें इस पर आपने बात करनी है तो बंदा उसी कुछ तहकीक करके बैठता है। जहां तक मेरा अंदाजा है कि अगर तो इसमें गैर कानूनियत है या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है तो गवर्नमेंट को जरूर नोटिस लेना चाहिए और वैसे भी लेना चाहिए। अगर खिलाफ वर्जी नहीं है जब भी बुला के पूछगछ करनी चाहिए। सही है, बिल्कुल। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं झगड़ा साहब? मेरा ख्याल है कि देखिए मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं बात करना चाह रहा था, मैं इरशाद साहब करना चाह रहा था। रजा हारून साहब की राय अपनी जगह मुतबर है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुझे बताएं कि 75,000 रुपए एमएनएस की तनख्वाह हो तो क्या कुछ मैटर टू द मैडनेस कहता है कि उठा के 4.5 और 7 लाख तक उनकी तनख्वाहें लेके जाएं? और जो तनख्वाहदार तबका है जिनके सर पे यशी हो रही है, आप और मैं, 45% हमारा टैक्स कट रहा है और 10% उसमें सरचार्ज कट रहा है, और हम तनख्वाहदार अगर कंट्रीब्यूट ना करें तो ये सब यशिया सब बंद हो जाए। तो सवाल तो रजा हारून साहब के कोई तरीका कार भी होता है ना कि मतलब आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं? सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें आप बढ़ा के, जबकि सैलरीड क्लास पर बहुत ज्यादा बर्डन है अपने टैक्सेस की अदायगी का। देखिए पहली बात जो है वो एहतशाम साहब ने कर ली। मैं एक मिनट रजा साहब देखें जी सर, एक सेकंड मैं जवाब दे दूं फिर आप जो है वो करें। देखिए नंबर 1 तनख्वाहों की बात जो पार्लियामेंटेरियंस की है, लॉजिकली बिल्कुल ठीक बात है कि जो है वो उनकी तनख्वाहें ऐसे होनी चाहिए कि वो उसमें गुजारा कर सके, ठीक है जी। लेकिन एहतशाम साहब ने बिल्कुल ठीक है, एक वक्त होता है जब आप सारी कौम को कह रहे हैं कि टाइटन योर बेल्ट्स, तो आप 6-6, 7-7 गुना नहीं बढ़ा सकते। मेरी पार्टी में किसी ने वोट किया हो या ना हो, ये तो ऐसे ही है ना जैसे अगर लोगों में मॉरल करेज होती, मैं पीपल्स पार्टी या PMLN में होता तो आई होप कि मेरे में ये मॉरल करेज होती कि जब 26वीं आईनी तरमीम आए तो मैं कहूं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, पीका एक्ट आए तो मैं कहूं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही है जी। रजा साहब कहिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। आप कहिए। देखिए 3 पॉइंट है तैमूर भाई के। नंबर 1 तो सैलरी का मैंने बता दिया, पार्लियामेंटेरियंस का अगर कई सालों से नहीं बढ़ी थी और रोक के रखी हुई थी तो प्रोपोर्शनेट जो भी इजाफा था उस हिसाब से इजाफे के मैं हामी हूँ। ये खिलाफ है, ठीक है, मैं हामी हूँ, मैं इनके रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 बात देखें जी, जो रिजर्व सीट का इश्यू है, जजमेंट है, वो पेंडिंग है अपील में, उसकी अपील नहीं सुन रहे, वो तो अपील में है ना। तो ना मानने वाली बात तो इस वक्त ना मान के ही गवर्नमेंट रियासत उसके खिलाफ अपील में गई है। जी, but that means it has to be implemented until the appeal reverses it. नहीं, it doesn't matter तैमूर भाई, जब आप एकदम अपील करते हैं जब तक अपील पे फैसला ना हो, वो फैसला इन द फील्ड है। अपील को जल्दी सुन ले, फैसला कर दें, ये प्रोसीजर में आपको बता, कानून ये है कि फैसला हो जाए तो वो इम्प्लीमेंट हो। हम दोनों बात करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, मुझे बता दें अगर मैं गलत बता रहा हूँ। तीसरी बात ये कि इलेक्शंस अगेन, जी कहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम में इंटरप्रिटेशन की, चैलेंज किया गया, वहीं से फैसला है कि इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, आई थिंक लार्जर बेंच था या फुल बेंच था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने इलेक्शन के इशू को रिजॉल्व करा है। कौन सा ऐसा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के बाद उसको नहीं माना गया हो? जहां तक रिजर्व सीट का मामला है, दैट अपील इज पेंडिंग, उस अपील को कल डिसाइड करते हैं हम। जहां तक 26 यानी का मामला है, दैट अपील इज बीइंग हर्ड राइट नाउ। तो हम ऐसा ना कहें कि जी वो एक डिसीजन आ गया था, उसमें अपील का प्रोसेस बाकी था तो वो बाइंडिंग हो गया, ऐसा नहीं।
नहीं, ये कोई नया कानून है कि अपील से पहले फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? मुझे समझा दें, मेरे रजा साहब से बहुत कम एक्सपीरियंस है। अच्छा, चलिए मुझे आप दोनों न्यूट्रल हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज पीटीआई रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई की पूरी लीडरशिप उसमें बैठी हुई थी और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान से हमारा राब्ता काट दिया गया है क्योंकि जो तोशाखाना 2 की समाअत है वो 10 दिन के लिए मुलतवी हुई है। पीटीआई के लोगों को खदशा ये है कि शायद इमरान खान साहब को दोबारा से आइसोलेशन में रखने का या उनके साथ मुलाकातें ना कराने का प्लान है, जैसे कि पहले हो चुका है। ये खदशा क्यों है झगड़ा साहब? इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब की अगर आमतौर पर भी केसेस में समाअत में 10 दिन का वक्फा पड़ जाता है? पहले नहीं हो चुका, 5 अक्टूबर के बाद हो चुका। अभी तो आपको कोई एहतजाज नहीं आ रहा ना? नहीं, हाँ तो कह दें ना, नहीं आपको कोई नहीं, वो तो पहले हम इस पर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। पहले ये हो चुका है। किसी की नौकरी नहीं इफेक्ट करनी चाहिए। नहीं, मेरी नौकरी इससे इफेक्ट नहीं होती, आप टेंशन ना लें। यार देखें, इतने मुश्किल इकोनॉमिक हालात हैं, ख्याल रखना पड़ता है एक दूसरे का, तो अच्छा है आपने बता दिया। लेकिन देखें, ये पहले हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशंस की रिपोर्ट मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ सारा लीगल प्रोसेस एक शैम है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उनके जो 2 केसेस हैं, एक केस 26 को लग जाता है, दूसरा 27 को लग जाता है। ठीक है जी, जो 10-12 दिन में जिसमें खान साहब डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्प कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग गए हैं। मुझे खान साहब ने 3 हफ्ते बुलाया, मैंने जुलाई के बाद इमरान खान साहब से खुद मुलाकात का टाइम नहीं मांगा। वो 3 बार मिलना चाहते थे। मैं कौन सा जो है वो स्टेट सीक्रेट या स्टेट को इशू होगा? अगर जेल मैनुअल के तहत हमारे नाम लिखें, वहां जेल का स्टाफ कहे कि जी आपके नाम लिखें, लेकिन मुलाकात कोई करने ना दे। वो कहे हम फोन का इंतजार कर रहे हैं। किसका फोन ये भी नहीं पता चलता, ये नहीं कहते। और जब 4 बज जाते हैं, ये भी नहीं कहते कि जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि वहां से जाएं। चाहिए। एहतशाम साहब, आप इसको कैसे रीड करते हैं? ये वाकई इसमें कुछ बिटवीन द लाइंस आपको लगता है कि कुछ हो रहा है? देखिए, बड़े मोहब्बत वाले हैं झगड़ा साहब। बात यह है कि अब जहां तक इस बात को ले लिया जाए कि जी जेल में कौन है, किस तरह रहता है, तो ये देखें ये मकाफत अमल क्यों है। अब देखें ना, हमारी पीटीआई, इमरान खान साहब मशहूर है जब कहते थे कि इसको अंदर करो, ख्वाजा साहब को अंदर करो, हर सूरत में करो, 6-8 महीने के लिए करो। तो बात यह है कि अब रूल ऑफ लॉ तो कहीं भी नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ कि आज नहीं है तो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, तो सारे के सारे यही करते हैं कि अपने सियासी दुश्मनी निपटाने के लिए वो एक हद से आगे चले जाते हैं। सवाल इस वक्त बड़ा सिंपल है, जो मेरे ज़हन में आ रहा है, बेहतर हो तो मेरा ख्याल है झगड़ा साहब जरूर रिस्पॉन्ड करें। अभी क्या वजह है कि बानी पीटीआई की मुश्किलात हों, जनरल उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन क्या वजह है कि कोर कमेटी है, उस बाद पॉलिटिकल कमेटी है, छोटी छोटी बात पे इमरान खान को डिसीजन करना पड़ता है। आपने सदर रखा हुआ है, आपने प्राइम सेक्रेटरी जनरल रखा हुआ है, तो छोटे छोटे फैसले तो आप करवाएं, किसको निकालना है, किसको रखना है। मेरा ख्याल है लोग यही कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी को डेवलप ही नहीं होने दिया। बिल्कुल सही है सर। अभी हम मुल्क की मुआशी मुश्किलात की बात कर रहे थे। हमारी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, मरियम नवाज साहबा, वो ये कहती हैं कि जी इस वक्त मुल्क टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है और नौजवानों में उनकी हुकूमत बहुत पॉपुलर हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या दावा किया है। पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है। अपनी हुकूमत में थे, मईशत डबो दी, तो अब जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के, तमाशा बन गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारी यंग जनरेशन है, नई जनरेशन है, नौजवान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी मेरी आवाज पे अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा है। जो रिस्पॉन्स मुझे पाकिस्तान की, पंजाब की, खुसूसन यूथ की तरफ से मिला है, तो वो मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन था। रजा अरुण साहब, आप अपनी इत्तेहादी हुकूमत की एक बहुत अहम चीफ मिनिस्टर की इस बात से मुत्तफिक हैं कि मुल्क इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है और ख़ास तौर पर नौजवानों में आपकी एक मद्द मुकाबिल जमात भी है वो, और बहुत मकबूल हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है।
नहीं, वो चीफ मिनिस्टर साहब के बयान की तो उनकी पार्टी या उनकी गवर्नमेंट डिफेंड करेगी ना, या प्रपोर्ट करेगी। मुझे क्या जरूरत है। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात कर रहे थे, हर पार्टी का एक बयानिया होता है ना, उनका अपना बयानिया वो कर रहे हैं। जो आप इससे पहले बात कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे तैमूर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, खासतौर पर जो उनका नोटिफिकेशन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तैमूर भाई ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। ये हर छोटे बड़े मसले को एट्रीब्यूट करते हैं कि चूंकि ये फाउंडिंग चेयरमैन ने कहा है, मरवत को निकालना है तो फाउंडिंग चेयरमैन ने कहा है निकाल दो, ये लिखा जाता है बाकायदा। यानी आपके इनके डिसीजन मेकर्स भी जो साइन कर रहे हैं उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अपनी हर चीज को जो है उनके खाते में ना डाल दिया करें। ये भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना। फिर इनकी पार्टी में अब जो बयानात का तबादला हो रहा है, वो इनको देखना चाहिए सोशल मीडिया पे कि जो चोर 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 ये सारी दुनिया को बोलते थे, आज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनके अपने लोग एक दूसरे के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करें। तीसरी अहम बात जो इत्तेशाम भाई कह रहे थे, इत्तेशाम भाई इनका इरादा नहीं है कि बानी जो है वो रहा हो। अभी जो उन्होंने इनकी कौन सी कमेटी है उसने अनाउंस किया है, वो क्या है, ईद के बाद हम कोई मुहिम चलाएंगे। तैमूर भाई, आप लोगों का प्रोग्राम ये है कि रोजे आपने बानी से जो है ना वो जेल में रखवाने हैं और ईद भी आपने उनसे जेल में करवानी है, ये तो हमने तय कर दिया। अब आपको फिक्र ये है कि जी फला डेट जो 26 से क्यों चली गई। आपका अपना बयानिया ये है कि उनकी रिहाई के लिए जो तहरीक चलेगी वो ईद के बाद चलेगी। तो इतना जब आपके बयानात में तजाद होगा तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि इमेच्योरिटी भी है, इनकैपेसिटी भी है। जो अच्छे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ये नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर अब चलिए सर, मैंने आपसे राय मांगी थी नून लीग पर और आपने राय का इजहार किया पीटीआई पर। 30 सेकंड और सही आपने लेकिन गुरेज किया इस सवाल का जवाब देने से कि मुल्क टेक पोजीशन पे आया या नहीं आया। ये आप नहीं कहना चाह रहे। स्टेबल है, प्रोग्रेस होनी है, उसके स्टेबिलिटी आ गई है, प्रोग्रेस अभी होनी है, नेक्स्ट स्टेज है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है तैमूर भाई के लिए। तैमूर भाई, आप इसको गौर से सुने जी, आप नोट करें सर। फाउंडिंग चेयरमैन की हिदायत पर सेक्रेटरी ये नोटिफिकेशन निकालता है कि मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। आपका चेयरमैन कहता है मैं जाके बात करूंगा कि इस फैसले को रिवर्स किया जाए। आपका वजीर आला ये बात करता है, अली अहमद ये बात करता है, और आपके दीगर लोग ये बात करते हैं कि हम जाकर बात करेंगे कि फैसला गलत। यानी आप अपने बानी से फैसले गलत करवा के, नोटिफिकेशन करवा के बानी की रेपुटेशन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग। सही है, बिल्कुल सही जवाब दें सर जी। मेरे ख्याल में जो सबसे मजे की चीज है वो तो मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ऑपोजिशन कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, टेक ऑफ पे। ये तो दो जगह अपने आप पे चार्जशीट है। अगर मुल्क अभी टेक ऑफ पे है तो अप्रैल 2022 से ये क्रैश लैंडिंग पे ही था ना। मान गए ना कि क्रैश लैंडिंग करके पहाड़ से गिर के अभी नीचे से जो ये कह रहे हैं कि टेक ऑफ हुआ है तो 20,000 फीट तो नीचे गिर गए। कहने का मतलब है डिफॉल्ट पर तो आप डाल के गए थे ना, वो बड़ी मुश्किल से उसको टेक ऑफ पे लेकर आए हैं। ये तो 2.5 साल से टेक ऑफ। तो अगर आज की बात मान लें, इससे पहले सिर्फ क्रैश लैंडिंग हो सकती है। और दूसरी चीज भी जो इफेक्टिवली उन्होंने इन्फर किया और बात ये कह रहे हैं कि अब PMLN पॉपुलर हो रही है। देखें, अमूमन जमहूरियत में इलेक्शन से पहले पॉपुलर होना पड़ता है, वोट इलेक्शन के दिन लेना पड़ता है, इलेक्शन के बाद नहीं पॉपुलर होना पड़ता। ठीक है, तो ये दो जगह जो इंक्रिमिनेशन हो गई है, मैं एक बार फिर फॉर द रिकॉर्ड सिकंदर सुल्तान राजा को कह देता हूं कि दोबारा से देख लें। इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट 2 बार साबित कर दी, बाकी उनकी मर्जी है। मुश्किल यह है कि वो कुछ एक्शन लेंगे। जहां तक पीटीआई पे इन्होंने कहा आप पीटीआई खुद अपने फैसले क्यों नहीं करती? हर चीज आपने डाली हुई इमरान खान साहब पे। यही होता फिर जब राब्ता कट जाता तो आप माजूर हो जाते हैं। जो पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैंने किसी चैनल पे नहीं डिफेंड किया। उनको बाहर लाना इमेच्योर है, इसलिए उस पर मजीद बात मेरा बाहर एक टीवी चैनल पे करना वो गलत बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि चाहे इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे अली वजीर बार बार रीअरेस्ट हो रहा हो, चाहे पहले इनके साथ हुई हो, देखें ये इफ एंड बट करके हम ये गारंटी कर देते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। आप इसको ना जस्टिफाई करें कि इमरान खान के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें नहीं हो रही, जब मर्जी इमरान खान की बिजली बंद कर दी। सरकारी व्लॉगर ही कह रहे हैं,
इसको फिर इससे ना जस्टिफाई करें कि पार्टी में स्ट्राइफ है या पार्टी में जो है वो लोगों की जो है वो इख्तलाफात हैं या फैसले उनसे लिए जा रहे। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, एहतशाम उल हक साहब, रज़ा हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।